दोस्तों नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 है और आज की तारीख से 3 महीने के बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो जाएगी। भोप बजना शुरू हो जाएगा और सभाएं, आयोजन, राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिलेगा। और इसी संदर्भ में मैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के रिगार्ड में अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और इस संदर्भ में अपनी बातों को रखने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारी हमारे माध्यम से दी जा रही है और इसी जानकारी के तहत ये राजनीतिक वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अंदरूनी बड़ा खेला हो सकता है। पार्टी के अंदर जो सेटिंग होता है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी का जो नेटवर्क होता है, इसकी पूरी कहानी, अंदर की खबर मैं अपनी इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। आम मतदाताओं के लिए यह कोई बड़ा इशू नहीं होता है, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्क होते हैं, सोशल वर्क होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से हो, मंच से हो, कार्यक्रम के अंतर्गत हो, उनको ये समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। भाजपा को सत्ता से दूर रखना है तो नीतीश और लालू को साथ आना होगा और लालू महागठबंधन को सत्ता से दूर रखना होगा तो भाजपा और जदयू को साथ ईमानदारी से आना होगा। ये चीज़ बिहार में प्रयोग के तौर पे देखा जा चुका है और इसी ईमानदारी जैसे शब्दों से मैं शुरुआत करता हूँ अपना वीडियो। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर पांडे, इन दोनों के बीच खेला कर सकते हैं, यानी कि ये दो नेता अपनी अपनी पार्टियों के माध्यम से दोनों गठबंधन में एक छेद कर सकते हैं और इसी छेद के मार्फत जो लाइजनिंग होगी, बार्गेनिंग होगी, वो सत्ता संग्राम के शिखर पर पहुंचने का बहुत बड़ा एक रास्ता बन सकता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में बनी है और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है, जदयू से निकली हुई पार्टी कही जा सकती है। जबकि रामविलास वाली लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके सुप्रीमो चिराग पासवान हैं, भी जदयू से अलग हुई थी। 1993 में जब जदयू का गठन हुआ था, तब शरद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की समता पार्टी एकत्रित होकर जनता दल यूनाइटेड का निर्माण किए थे। तो मूल रूप से भाजपा जदयू का अनुकंपा वाला दल में अपना खास वोट बैंक को शिफ्ट करा दे, यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, इसको अनुकंपा वाले दल से कहा जाना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए और खेद भी नहीं होनी चाहिए। पूर्ण रूपेण भाजपा जदयू के वोट बैंक में अपना खास वोट बैंक को शिफ्ट अगर ये करा दे तो उस परिस्थिति में इसका पूर्ण रूपेण लाभ राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर के प्रत्याशी जहां जहां चुनाव लड़ेंगे उनको मिलने की संभावनाएं हो सकती है और इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इसलिए यह भाजपा प्लस जदयू पे सीटों को लेके दबाव नहीं बनाएंगे। जो भी सीट इनको दिया जाएगा उसी सीट को ये अपने ऊपर प्रसाद के तौर पे रखेंगे और अपने जो भी प्रत्याशी इनके चुनावी मैदान में होंगे उनको भरसक जिताने का प्रयास इन लोगों के माध्यम से किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जन सुराज सहित राजद से मधुर संबंध रखने वाले दलित सवर्ण वोट बैंक वाला रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी का अंदरूनी खेला हो सकता है। ये महत्वपूर्ण विषय है कि चिराग पासवान खेला कर सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ मिलकर। नीतीश कुमार और भाजपा में मधुर संबंध कब बनता है और कब टूटता है, यह खुद मुख्यमंत्री के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अन्यथा किसी की भी ऐसी क्षमता नहीं है, बौद्धिक क्षमता, जो इस चीज़ों को परखे और सामने लाके बता दे। ये कब, किस हालात में और क्यों होगा, यह स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही समझा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ समाज के जमात वाली पार्टी बनकर उभरी सन्नत मल्लाह यानी कि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी तेजस्वी के वफादार साथी होंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं किया जा सकता। साथ में वाम मोर्चा के 3 दल सीपीआई, सीपीआई-एम और सीपीआई-एमएल यानी कि माले बड़ी ईमानदारी से भाजपा रुकने के लिए हर विधानसभा में अपना वोट बैंक महागठबंधन यानी कि राजद की तेजस्वी को समर्पित रूप से ट्रांसफर करेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण विषय मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में शिफ्ट कराएगी अपना वोट बैंक और कांग्रेस की जो आंशिक वोट बैंक है वो राजद में शिफ्ट कराएगी।
ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डाउटफुल लगता है। इसको इस एंगल से देखा जा सकता है महत्वपूर्ण तरीके से कि राजद के लालू और नीतीश में खिचड़ी तो नहीं बन रही है, खिचड़ी तो नहीं पक रही है। कहीं राजद के लालू और नीतीश ने मिल के कांग्रेस के साथ सरकार बना लिया तो ऐसे में भाजपा के लिए सत्ता संघर्ष रह ही जाएगा। राजनीति में सब जायज़ है, कहते हैं प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में, और फिर राजनीति में एवरीथिंग इज़ हैपेंड एंड पॉसिबल इन लव एंड वार, ऐसा स्लोगन अंग्रेजी में कहा गया है। कूटनीति के महारथ माननीय नीतीश कुमार आगे भविष्य की राजनीति को देखते हुए भाजपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी करते हैं और करते आ रहे हैं। इसको हम आप बड़ी नज़दीक से देखने और समझने का काम करते हैं। यह अंदर खाने की बात है, सब ठीक नहीं रहता है। राजनीति में अंदर ही अंदर कुर्सी सत्ता का संघर्ष और संग्राम होते रहता है, जिसे पर्दे के पीछे से लोग देखते हैं, समझते हैं, और बाद में जब सार्वजनिक होता है तो जग जाहिर हो जाता है। यही कारण है कि पार्टी का कोई उम्मीदवार होता है, सिंबल कोई और होता है, और जब वो उम्मीदवार चुनाव जीत के जाता है तो किसी भी गठबंधन, किसी भी पार्टी की सदस्यता लेके पुनः इधर से उधर, उधर से इधर हो जाता है। ये विधानसभा और बिहार विधानसभा नहीं, कई विधानसभा में आम बात है। और ऐसी स्थिति में जो भी उम्मीदवार जिस भी सिंबल से चुनावी मैदान में गठबंधन में आते हैं, ये ट्रस्टेबल हैं कि नहीं है, ये भी एक विचारणीय विषय हो सकता है। इस बार बिहार में चुनाव मुद्दों और मसलों विषय संदर्भ कम और जातीय गणित के हिसाब से अधिक जीते जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जीते जाएंगे। यही हुआ और शायद यही होगा, क्योंकि बिहार के जो भविष्य है, बिहार के जो अतीत है, जो इतिहास है, उसमें जातीय संकीर्णता इस तरह से घिरी हुई है कि विकास का मॉडल और जो भी विकासात्मक कार्य होते हैं, इनसे लोगों को ज़्यादा रुचियाँ नहीं होती है। चुनाव के वक्त में जातीय संकीर्णता, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, सवर्ण, अति सवर्ण, गरीब, सवर्ण, अमीर सवर्ण, सवर्ण, ये सभी वोट बैंक कहाँ शिफ्ट होंगे? ब्राह्मण किनको वोट करेंगे तो राजपूत विरोध करेंगे, राजपूत का विरोध ब्राह्मण करेंगे, तो भूमिया राजपूत का इक्वेशन नहीं बन रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या समीकरण बनता है? ये विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों के द्वारा जो चुनावी मैदान में आने से एक नई समीकरण बनती है। किस गठबंधन से वो आ रहे हैं, उस गठबंधन का स्लोगन क्या है, उसका नेता कौन है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये काफ़ी संदेहात्मक बातें हो सकती है। तो उस परिस्थिति में मैं अपने इस राजनीतिक वीडियो के माध्यम से सीधे तौर पे ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर पार्टी अपने इंटरनली सेटअप के माध्यम से सत्ता संघर्ष का स्वाद चखना चाहती है, कुर्सी का मज़ा चखना चाहती है, और कुर्सी के ऊपर बैठकर अपने सत्ता का जो मलाई है उसका भी एक न एक बार स्वाद जरूर लेना चाहती है। और उस परिस्थिति में कहीं न कहीं हर छोटी और बड़ी दल बार्गेनिंग करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और सेटिंग करते हैं। एक दूसरे के ऊपर सबका नेटवर्क रहता है, सेटिंग रहता है, मधुर संबंध रहता है, और इसी मधुर संबंध का प्रयोग वो लोग आपस में सत्ता सुख के लिए, संघर्ष के लिए, सरकार बनाने के लिए एक दूसरे का ट्रांसफरिंग करते हैं। चुनाव के पहले एक दूसरे के ऊपर वादे और नारे के साथ आरोप प्रत्यारोप लगा के जनता के बीच में अपनी बातों को रखते हैं। जब उनके विधायक चयनित होकर आते हैं तो उनका मिजाज इस तरह बदल जाता है जैसे लगता है उन्होंने चुनाव के पूर्व कुछ कहा ही नहीं था। और ऐसा होते आया है। बिहार एक प्रयोगशाला है, राजनीति का एक बहुत बड़ा प्रयोगशाला है, और इस राजनीति के प्रयोगशाला में ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं पूर्व में हो चुकी है, आगे भी होगी, इसमें कोई शक, संदेह और किंतु परंतु वाली बात नहीं हो सकती है। लेकिन एक बात तो निश्चित तौर पे कहा जाता है, समझा जाता है, लोग सोचते हैं कि 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले बिहार की स्थिति क्या थी, अभी बिहार की स्थिति क्या है। बदलते हालात और समय के हिसाब से बिहार में क्या सब होना चाहिए, क्या सब था, क्या सब नहीं था और क्या सब है। इस संदर्भ में एजुकेशन, हेल्थ या अनडिपार्टमेंटल वर्क को अगर आप जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उसमें आपको कुछ खास महसूस तो नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर महसूस किया जा सकता है कि विकासात्मक जो कार्य जितने सारे बिहार में हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और जहां पहले 20 साल पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अभी 20 साल के गुजर जाने के बाद इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। एजुकेशन के सेक्टर वाला मसला हो, स्पोर्ट्स के सेक्टर वाला मसला हो,
राजनीतिक क्षेत्र से जाए हुए निगम बोर्ड का मसला हो, हेल्थ के सेक्टर वाला मसला हो या अन्य डिपार्टमेंटल विकासात्मक कार्यों का मसला हो, तो उस परिस्थिति में हमें ये चीज़ अनुभव करने की ज़रूरत है कि इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो 15 साल 10 साल तक हमेशा गूंजता रहा है कि जो प्रशासनिक अफसरों को किसी की परी नहीं है, आम जन अपनी पीड़ा किसे कहें, और छोटे से कार्यालय से लेकर बड़े से दफ्तर तक आम आदमी के हित में लोक कल्याणकारी जितनी योजनाएं बनती हैं उसको जो क्रियान्वित करते हैं छोटे और बड़े पदाधिकारी, उनकी जो अफसर है और उनकी जो हावी है, यानी कि जिसको अफसरशाही कहते हैं, इस अफसरशाही के वजह से आम जनों को परेशानियां बढ़ी हैं। इस 20 साल 10 साल 15 साल के कार्यकाल में ये कटु सत्य है, इसको हमको आपको एक्सेप्ट करना होगा। और कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर नीतीश कुमार के लिए बन सकता है। 2% 5% वोट बैंक, 1-2% वोट बैंक शिफ्टिंग हो सकते हैं इस अफसरशाही की वजह से, लेकिन ये शिफ्टिंग वोट पुनः किनको वोट देंगे ये भी एक विचारणीय पहलू है और इसको हम आप निश्चित तौर पे विचार करेंगे। हालांकि मैंने 3 महीने पहले का रिकॉर्ड बताया है, ये समय के साथ समीकरण और जो वर्तमान राजनीति परिषद है उसका जो नया नया अवलोकन होता है ये समय के साथ बदलते रहता है। 1 महीने के बाद कुछ और माहौल बनेगा, फिर अगले महीने कुछ और माहौल बनेगा, चुनाव के 10 दिन पहले कुछ और माहौल बनेगा, वोटिंग के 2 दिन पहले कुछ और माहौल बनेगा। और इस माहौल को बनते बिगड़ते में समय नहीं लगता है। चुनाव का रिजल्ट कुछ और होगा, सत्ता किसी को मिलेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन टीका टिप्पणी, और चूँकि मैं एक छोटा सा मामूली सा एक छोटा सा पत्रकार हूँ, तो अपनी भावनाओं को YouTube के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता हूँ। जो मेरे मन में विचार आता है, जो जुड़ी हुई मुद्दे हैं, जो जुड़ी हुई विषय संगत है, इसको बताना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। और इसी संदर्भ में मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ पार्थ खबर YouTube चैनल के माध्यम से। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी सारी कमेंट्स लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें, यही मैं उम्मीद करता हूँ। आज का दिन आपका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।